हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज मैं बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग द लास्ट मिनट टिप्स फॉर NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन, इसका एक पेपर है दैट इज योर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जिसके लास्ट मिनट टिप्स के लिए मैं आपके साथ में हूँ। सो लेट्स डिस्कस द लास्ट मिनट टिप्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट मिनट टिप्स, देखिए, इंग्लिश इज मोर अबाउट हाउ डू यू डिस्क्राइब थिंग्स, राइट? बात यहां पर यह आ जाती है कि आप डिस्क्राइब करने में कैसे हैं। फैक्चुअल चीजों को आपको वहां पर एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर ये करना होगा, नहीं। दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आपको उसके बारे में फैक्चुअल चीजें एग्जैक्टली क्या क्या पता है। आप डिस्क्राइब कैसे करते हैं, वहां से एक्चुअल चीज शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट एनी प्लेस वेर यू हैवंट बीन, व्हाट विल यू डू? आप उसको इमेजिनरी बनाओगे, उसकी इमेजिनरी डिटेल्स को ऐड करोगे और उस इमेजिनरी डिटेल्स को एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर के बेस पर आप तैयार करके सामने रखोगे। तो क्या वो ये देखें कि ये पर्टिकुलर जगह में तो ऐसा नहीं था, या जो आपका एग्जामिनर है वो ये देखने वाला है कि आप लिखते कैसे हैं? अल्टीमेटली वो ये देखने वाला है कि हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट in your paper. So English descriptive is more about your way of describing the answers. So let's begin with the process. छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने के लिए, नंबर 1, that is making pointers for the content. Whatever you are going to do with English descriptive, do not just start right away. वो एक बहुत गलत तरीका होता है। अपने दिमाग में ना हर एक पैराग्राफ, अगर आप मल्टीपल पैराग्राफ्स की तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी में आप कई बार ये चीज करते हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर, रिपोर्ट राइटिंग में आपको क्या लिखना है एग्जैक्टली, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद अदर एरियाज, लेटर में आप क्या कर रहे हैं, प्रेसी में आपने क्या क्या कोर चीजों को ऐड करके चलना है। मेक पॉइंटर्स ऑफ दैट फर्स्ट कि क्या क्या आपने पिक करना है। कभी भी सीधा पेपर लिखना शुरू नहीं करना चाहिए। दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। कईयों को लगता है कि पॉइंटर्स बनाने में टाइम लगता है, बट ये जो आपने पॉइंटर बनाए होंगे ना, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जीक्यूशन ऑफ योर आंसर। सो अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन इजी, तो आपका जो आंसर का करने का पूरा जो प्रोसेस है वो इजी, सिंपल और जल्दी खत्म होगा। ठीक है। नंबर 2, the area which normally students do not work upon, that is the punctuation marks. I've been telling it now and then that पंचुएशन इज समथिंग जो बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स मिस आउट कर देते हैं। कॉमा की एक इंपॉर्टेंस है, फुल स्टॉप की एक इंपॉर्टेंस है, आपकी पोस्टोफिएसिस की जो आपकी इंपॉर्टेंस है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बार गड़बड़ की जाती हैं। आप लोग अगर पंचुएशन एरर्स की तरफ देखते हैं तो वहां पर चेकिंग द टाइपिंग एरर्स भी देखिए। कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो कि जब हमें आई लिखना है तो कैपिटल में लिखना है, बट जब आप पेपर में लिखते हैं ना तो वहां पर हमें स्मॉल आई वांट टू राइट दिस, तो वो वहां पर आई ऐसे लिखा हुआ होता है। आपको पता है कि ये आई ऐसे नहीं लिखा जाता, बट आप पेपर में लिखते हो। आई हैव सीन एग्जामिनेशन जहां पर बच्चे ना लुधियाना कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। अब यहां पर अगर आपने लिखा है, यू नो इट वेरी वेल कि कैपिटल लेटर होना चाहिए जब आप बात करते हैं किसी प्लेस की, बट स्टिल व्हेन यू आर राइटिंग इट, वहां पर ऐसी जो पंक्चुएशन मिस्टेक्स हैं या टाइपिंग एरर्स हैं, दीज काइंड ऑफ एरर्स अकर। इफ देयर आर मल्टीपल तो वो डेफिनेटली आपको एक नंबर्स आपके जो कॉस्ट हैं कर सकते हैं। एंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर, कीप अ वर्ड काउंट चेक। देखिए, वर्ड काउंट एक्सीड करना इज ओके, एक लिमिट तक वो एक अच्छी चीज हो सकती है अगर आपका कंटेंट अच्छा है, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट ज्यादा ही चले जाओगे, 100 वर्ड्स, 50 to 70 वर्ड्स का अगर आप उसको ज्यादा आगे जा रहे हो, वो एक अच्छी चीज नहीं है। वो आपके लिए कॉस्ट कर सकता है मार्क्स, क्योंकि जितने वर्ड्स आपको बोल जाते हैं उसके 10 to 15% तक वो अलाउड होता है। 20 हद से हद 20% तक पहुंच जाओ, बट डू नॉट एक्सीड इट मोर देन दैट। और अगर आपने हर एक में ही, चाहे वो ऐसे होगा, लेटर हो गया, प्रेसी होगी, सब में आप ये चीज कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कॉस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ वर्ड्स एज वेल एज नंबर्स। आपको नंबर भी कॉस्ट करेगा, मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, और एट द सेम टाइम एग्जामिनेशन के एग्जामिनर ये सोचेगा कि आप कम शब्दों में अपनी उस इंग्लिश के उस टॉपिक को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज टाइम कंस्ट्रेंट। समटाइम्स स्टूडेंट्स फॉरगॉट अबाउट द टाइम, और वो ना लिखने में इतने एंग्रॉस हो जाते हैं कि वो लिखते लिखते एंड में आके कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। एसेज की हो गई या फिर इवन आपकी जो लेटर्स हो गई, लेटर्स की वो मिस आउट कर जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें दे आर इंपॉर्टेंट। कंक्लूड नहीं किया, अब्रप्ट सी एंडिंग होती है, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू सम मार्क्स अगेन। तो क्यों ऐसी चीजें करना जिससे आपके नंबर आप गवा सकते हैं? तो इन सब छोटी छोटी चीजों पर आपको वर्क करना चाहिए। एट द सेम टाइम जब हम लेटर्स की बात करते हैं उसमें सैल्यूटेशन का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कई बार ना स्टूडेंट्स को लगता है प्रेसी में लिखा थोड़ी है, हेडिंग लिखनी है, मैंने नहीं लिखनी।
अगर जो आपकी ऐसे हो गया, ऐसे में लिखा थोड़ी है हेडिंग डालने को, मत लिखो, ऐसा नहीं होता. थिंक अबाउट एन essay और अ लेटर वेयर यू विल नॉट फाइंड हेडिंग. ऐसा नहीं होता ना. यानी कि आपको भी पेपर के अंदर वो लिखें या ना लिखें, यू शुड गो फॉर दैट थिंग. हेडिंग्स एंड सैल्यूटेशंस आर इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम्स कई बार स्टूडेंट्स जो एक चीज को ओवरलुक कर जाते हैं वो है टेंसेस की कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है. इट इज इंपॉर्टेंट. आपको सोचकर चलना है कि आप कौन सी टेंस के अंदर ऐसे को लिख रहे हैं. पास्ट में जा रहे हैं, जनरल सेंस में चल रहे हैं, तो प्रेजेंट में आपको लिखना है. सिंपल प्रेजेंट की तरफ लिख रहे हैं, उसको वैसे ही स्पेसिफाई कीजिए, उस पॉइंट को एग्जीक्यूट कीजिए. बिकॉज अगर आपने एग्जीक्यूशन में गड़बड़ कर दी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीजें जिनको आपको दिमाग में लेकर चलना है. अदर देन दिस अभी और क्या कर सकते हो. सी अभी इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में एक चीज है, लिखने की प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस. नंबर 2, व्हाट एल्स कैन बी डन. देयर इज समथिंग जो आपको ना बहुत हेल्प करता है, जिसको बहुत बार स्टूडेंट्स ना कहीं एक तरह से ना हम उसे अंडरमाइन कर देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं. दैट इज वोकैबुलरी बिल्डअप. इस समय अगर आप रीडिंग करते रहते हैं, वो रीडिंग स्पेशली द नॉन फिक्शनल वंस, फिक्शनल भी आपको हेल्प करता है, नॉन फिक्शन तो वैसे भी करता है, वोकैब को बिल्ड कर लिए. क्योंकि अगर आपका वोकैब और अच्छा होगा तो पेपर में आप अच्छे वर्ड्स लिख पाएंगे. एंड रिमेंबर, यू डोंट हैव टू गेट इनटू द टेक्निकल जार्गो. आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते जो आपको बड़ी मुश्किल से समझ में आया होगा और आपने उसको ऐसे में लिखा हुआ है. This will not impress the examiner. What will impress is if he is able to infer what you are trying to say, right? तो आप टेक्निकल टर्म्स की जगह आप कोशिश कीजिए कुछ इस तरीके से लिखने का जिससे आपका जो कोई भी जो आपका फॉर्मेट रहे, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो आपकी ऐसे हो, चाहे वो आपका रिपोर्ट हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, कोई भी चीज उठाओ, उसमें आपकी वोकैबुलरी, आप जो वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आप कितने अच्छे से यूज करते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ये छोटी छोटी चीजें हैं. एज एन एस्पिरेंट शायद अगर आप इन पर अभी तक वर्क नहीं कर रहे हैं तो इन पर अभी भी टाइम है. इंग्लिश का बेनिफिट ये है कि अभी भी अगर मैं बोलूं तो आपके पास समय है कि आप इन छोटी छोटी चीजों पर वर्क करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Importance of conclusions cannot be undermined, and at the same time the importance of a strong introduction using of various quotes, anecdotes, examples, illustrations, reference of various reports, it is going to strengthen the data that you are trying to put in. तो आपका करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ कहीं पर भी इस केस के अंदर डेफिनेटली वेस्ट नहीं जाएगा. और रही बात इसके एग्जामिनेशन की, बहुत बार पेपर में ESI और ARD बेस्ड जो इनका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है वो भी रहता है. यानी इंग्लिश के करते करते आपको रियलाइज हो कि आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो, लेकिन ESI और ARD बेस्ड चीजें भी उसके अंदर होंगी. तो ट्राई टू एक्सप्लेन दोज एरियाज इन अ मैनर कि वो डिस्क्रिप्शन में कहीं पर कोई कमी नहीं है. क्योंकि आप क्लियर हो गए आपकी थॉट प्रोसेस में, तो आप उन चीजों को डेफिनेटली एक बेटर वे से बताओगे. एक और चीज तो यहां बता सकती हूँ, वो है ट्रांजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल. एवरी टाइम आई एम टॉकिंग टू एनी किड्स, बहुत बार ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस चीज को नहीं देखते हैं कि कोई ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं क्या. फर्स्टली, सेकेंडली, टू बिगिन विद, मोर ओवर, डज, क्या इनका कोई रोल नहीं है. राइट ऑल दीज थिंग्स, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. एंड एट द सेम टाइम आप अगर कोई भी चीज लिख रहे हैं अदर देन जो पर्सनल फॉर्म में लिखने को कही गई है, तो अगर आप उसको थर्ड फॉर्म में रखते हैं, थर्ड पर्सन फॉर्म में, इट हैज अ गुड इम्पैक्ट. एसेज वगैरह के अंदर उसका एक इम्पैक्ट अच्छा रहता है. ठीक है. तो कोशिश कीजिए इन चीजों की. और अगर आप उसके अंदर कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की कही कोई लाइंस आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, देन ऐड इट अप इन योर इंट्रोडक्शन, ताकि इंट्रो की आपकी एक हाईलाइट हो जाए. क्योंकि इंट्रो और आपकी कंक्लूजन स्ट्रांग होगी तो जो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ जाता है. बिकॉज पहले इंट्रो और आपकी जो आपका कंक्लूजन है उस पर ध्यान जाता है, फिर ध्यान जाता है बॉडी में और क्या क्या ऐड किया गया है. ठीक है. सो कोशिश कीजिए एंड एट द सेम टाइम डू नॉट बिकम बायस्ड. बहुत बार वो कुछ ऐसी चीजों में आपको फंसा सकते हैं जहां पर यू might become biased. For example, if they talk about anything that is related with religion, community, उनको आपको वहां पर अगर वो उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग बताइए, तो आप न्यूट्रल होकर लिखिए. डू नॉट ट्राई टू ड्रैग योरसेल्फ बिकॉज दिस इज व्हाट दे वांट. क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव में जा रहे हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें इतना ज्यादा इंक्लूड कर देते हो कि आप भूल जाते हो कि आप एक ऐसे लिख रहे हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल होकर लिख रहे हो. और हमेशा अगर आपको किसी साइड लेने को बोला जाए तो आप जो भी साइड चूज करते हैं
उसके साथ में कंक्लूजन में उसकी ऑपोजिट साइड को जरूर बताइए। ये छोटी छोटी चीजें डेफिनेटली आपके जो पूरी मैटर है ना उसकी क्वालिटी को इतना ज्यादा इनहैंस कर देती है कि कोई और उसे बढ़ा नहीं सकता। बिकॉज अल्टीमेटली हर चीज के सिर्फ प्रोज नहीं हो सकते, हर चीज के सिर्फ कॉन्स नहीं हो सकते। इट इज ऑलवेज both ways, so that means there are two sides of a coin। एक से ज्यादा चीजें उसमें होंगी तो उन चीजों को अग्री करते हुए आप आपके कंक्लूजन्स के अंदर उन चीजों को स्पेसिफाई जरूर कीजिए। और प्रेसी के अंदर डू नॉट ट्राई टू यूज द सेम कंटेंट। ऐसे नहीं लिखना कि 1984 वाला पॉइंट यह था 20 लोग ऐसे मरे थे, नहीं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेटा, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अच्छा कितने लोग मरे थे, इतना लोग मर गए थे, जस्ट राइट अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल डाइड, मतलब देयर वाज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ दीज थिंग्स दैट थिंग्स। आप उसको जनरलाइज फॉर्म में रखिए, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स तो डू नॉट ट्राई टू पुट द एंटायर रिपोर्ट इन इट। दे आर नॉट आस्किंग कि रिपोर्ट क्या थी, क्या हुआ था। आपको उसका इंपैक्ट आपकी प्रेसी के अंदर रखना है। प्रेसी के अंदर इन चीजों का एक इंपैक्ट रहता है। और व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसी हो गया, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आपको रिपोर्ट जो लिखनी है उसके आपके फॉर्मेट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपके एसेज के अंदर सब्जेक्ट अगर फॉर्मल है तो सब्जेक्ट मिस नहीं करना है, तो वो भी आपको लिखना होगा। सैल्यूटेशंस में चेक करिएगा कि आपने कोई गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि फॉर्मेट्स के भी मार्क्स होते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जितना ज्यादा आप उन पे काम करेंगे। अभी एट प्रेजेंट गो थ्रू मोर एंड मोर ऑफ दीज एसेज, बिकॉज प्रीवियसली जो हुए हैं उनको एक बार पढ़ते चलिए, क्योंकि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पहले भी होता था। तो आपके पास काफी डेटा है कि पिछला क्या क्या आया हुआ है, उसको एक बार रिव्यू कीजिए, किस किस तरीके से वो लिखा जा सकता है। At this point of time what I can say is expand your memory, expand your horizon कि मैं ये भी पढ़ सकता हूँ, मैं ये भी पढ़ सकता हूँ और ये भी मैं पढ़ लूँ। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोप वाइडन अप होगा। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टू वन पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज द एंटायर पोर्शन वेयर आई कैन टेल यू कि जब हम नबार्ड की बात कर रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी, आपकी इंग्लिश के बेसिक रूल्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल, इन चीज़ों से आप डेफिनेटली आपके कंटेंट को ना कि सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके अंदर से मैक्सिमम मार्क्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्राइब करने में जितने अच्छे उतना आपका बेटर होगा। अभी भी टाइम है, अपनी टाइपिंग स्पीड और अपने लिखने के तरीके पर वर्क जरूर कीजिएगा। एंड एट द सेम टाइम वेन एवर लुकिंग फॉरवर्ड टू थिंग्स जस्ट गो थ्रू सम डेटा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। क्या पता उसके रिगार्डिंग कुछ आ जाए और पेपर में आप उस चीज़ को कोट भी कर सको। तो कोटेशंस और एनेक्डोट्स, इन सब चीज़ों की जो पावर है या इंपॉर्टेंस है उसको भूलिएगा मत। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन पेपर में मेजर इम्पैक्ट। अच्छा, एक आखिरी चीज़, फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखिएगा। क्वेश्चन जिस तरीके से चल रहा है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाते हुए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ये एक साथ में चलना चाहिए। फ्लुएंसी टूटी तो मतलब आप एग्जैक्टली काम कैसे कर रहे हो, वो बात आ जाती है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रख कर चलना है। छोटी छोटी चीज़ें, द बेस्ट वे इज़ टू वर्क हार्डर। एंड इफ़ यू आर अमंग द एस्पिरेंट्स जो हमारे साथ में अपनी टेस्ट सीरीज में प्रिपरेशन कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव में, अपने एसेस लिखते रहिए। इवन जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक फ्लुएंसी बनती है। क्योंकि एक बार आप करना तो आपको पता है कि अच्छा मेरी स्पीड बन गई है, तो वो स्पीड पेपर के टाइम पर भी बनी रहती है। बट ओवर बर्डन नहीं करना खुद को, बिकॉज थॉट ब्लॉक इंग्लिश में प्रॉब्लम कर देगा, और रादर ये इंग्लिश का किसी भी डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम करेगा। बिकॉज अब यहाँ पर एमसीक्यू नहीं है, आपको आंसर सोच कर, बनाकर, फॉर्म करके लिखना है, और वो फॉर्म करने के लिए आपको चाहिए टाइम। और वो टाइम और उसी के साथ साथ आपको क्या चाहिए, यू नीड क्लैरिटी इन योर माइंड। क्लैरिटी रखिए और पेपर की तरफ, एग्जीक्यूशन की तरफ पूरा फोकस रखिएगा। छोटी छोटी चीजें, जस्ट गो विद कॉन्फिडेंस एंड रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बस उस तरीके से लिखिए और अपने आंसर्स के ऊपर फोकस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। The most important aspect at this point of time is your practice. Thank you.